नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है आपको, अभी हमारा दिल्ली पुलिस वाला बैच और यूपी पुलिस वाला बैच चल रहा है। तो उसकी सीरीज में मैंने हिस्ट्री के तो कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन साथ साथ हमें पैरेलल अपना पॉलिटिकल साइंस जो संविधान है वो भी लेकर के चलना है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो आज मैं क्या इसमें इस क्लास में भाग एक, भाग दो और भाग तीन का डिटेल में आपको बताऊंगा कि भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों का क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है। भाग दो में क्या है और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इंपोर्टेंट है, मैं साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा। और भाग तीन में क्या है, इंपोर्टेंट भाग तीन रहेगा जिसके बारे में हम डिटेल में नॉलेज लेंगे। ठीक है, आपको देखना है, वो एक से दो बार देखनी है वो वीडियो आपको। जितने भी आर्टिकल हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उनको आसान भाषा में, संविधान की भाषा में नहीं, आसान भाषा में समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए देखें। संविधान का जो भाग एक है ना, वो हमारा कहता है, संविधान का भाग एक ये कहता है कि किसके बारे में वर्णन करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ, पहली बात तो संघ शब्द से आपको समझ में आता होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये बात आपने कई बार कहीं कई जगह पढ़ी होगी, कई जगह सुनी होगी कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका मतलब क्या है, संघ तो अमेरिका भी है, बट अमेरिका कैसे संघ है? अमेरिका एक ऐसा संघ है, वो फेडरल है, यानी वो 50 स्टेट्स ने मिलकर के एक टाई अप किया हुआ है। जब चाहे वो राज्य उससे अलग हो सकता है, अमेरिका से अलग हो सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, जो भी बोलते हैं। अब भारत, क्या भारत का अलग हो सकता है? नहीं, भारत का 1 इंच टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए भारत को कहा जाता है अखंड भारत। तो भारत क्या है, यूनियन की तरह एक काम करता है, भारत कभी अलग नहीं हो सकता, भारत ऐसा संघ है। ठीक है, अमेरिका का कोई भी राज्य, कल को वॉशिंगटन डीसी अलग होना चाहे हो जाएगा, कैलिफोर्निया अलग होना चाहे हो जाएगा, वैंकूवर अलग होना चाहे हो जाएगा जब चाहे। वो तो टाई अप किया हुआ है उन्होंने आपस में। ठीक है, भारत का कोई भी राज्य नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान कर लेना ये चीज। तो ये किसमें दिया हुआ है, हमारा भाग एक में। भाग एक में हमारे टोटल 4 आर्टिकल हैं, चारों आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसे अलग नहीं किया जा सकता। कल को, अभी आपने देखा ना, कई बार कंट्रोवर्सी चलती रहती है, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, कोई अलग स्टेट की बात कर रहा है, कोई अलग कह रहा है कि मैं अपना देश अलग ही बनाऊंगा। भारत के बहुत सारे से, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो वो तो उनकी मांगे जितनी भी हैं वो बेकार है। कभी कोई खालिस्तान या और अदर स्टेट्स के कुछ है, कोई वेस्ट बंगाल का कोई अलग अपना मांग रहा है कि हमें अलग एक देश चाहिए, ये चाहिए। यहाँ पर जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वो इसी तरीका की मांगे करते हैं, बाकी ये लीगल नहीं है, नाजायज मांगे हैं जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, और ना होंगी, क्योंकि संविधान में है ही नहीं है लिखा हुआ। तो क्या भारत राज्यों का संघ है, इसे अलग नहीं किया जाएगा, ये बात एक में लिखी हुई है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को अपनी सीमा में मिला सकता है। जैसे विदेशी, कल को म्यांमार, म्यांमार सुना है ना, बर्मा, हालांकि हमने उसका पहले कुछ मिला लिया था भाग, जो सिक्किम वगैरह, तो मिजोरम का पार्ट है। अगर कल को म्यांमार कहने लगे, जैसे अभी वहां पर कंट्रोवर्सी चल रही है म्यांमार में, कि मैं भारत में मिलना चाहता हूं, तो राष्ट्रपति को एक पूर्व सूचना देनी होगी संसद को, और उसको अपने में मिला लेंगे। ठीक है, और दोबारा जब उसको जब अपने में मिला लेंगे और फिर जो फाइनल साइन के लिए जाएगा ना, जिस एक्ट के द्वारा, जिस अधिनियम के द्वारा, राष्ट्रपति उसको वापस नहीं भेज सकता संसद के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर ही दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में ये बात कही गई है कि किसी को अपने में मिलाना है, तो वो किस आर्टिकल में बात कही गई है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये कहता है कि हम किसी अदर कंट्री को, अगर कोई भी कल को मालदीव कहने लगे, फिलीपींस कहने लगे, और कोई सभी इंडोनेशिया कहने लगे, पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान का ही बुद्धि फिर जाए कि मैं तो भारत में शामिल होना चाहता हूं, तो राष्ट्रपति को सूचना दो और आकर के मिल जाए। हालांकि ऐसा पाकिस्तान का लगता नहीं कि होगा। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी के वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम क्या हो गया, ओडिशा। असम का नाम क्या हो गया, असोम।
किसके थ्रू हुआ? पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी, संसद ने किया ये। अनुमोदन कौन करता है? संबंधित राज्य विधानसभा उसका अनुमोदन करती है। अनुमोदन करेगी, कहा? संसद के लिए जाएगा, फिर संसद उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के संसद उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये संसद को अधिकार है, पर पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी, ये डेफिनेट है। अगर राष्ट्रपति को पूर्व सूचना नहीं दी गई है तो नहीं होगा। आलोक पान दी, ठीक है। दूसरा, अभी तुमने देखा होगा कुछ बांग्लादेश का पार्ट हमने अदल बदल किया था, कुछ हमने उसको दिया था और कुछ उससे हमने लिया था, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 3, ठीक है। बिहार से झारखंड को अलग कर दो, या फिर आपने देखा होगा कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ एमपी से छत्तीसगढ़, हाँ, जिससे भी हुआ, तो वो बिहार से झारखंड को अलग करके ये अलग नाम बदल दिया। किस आर्टिकल में हुआ? आर्टिकल 3 में। क्लियर हो गई ना? फिर से याद करो, आर्टिकल 1 क्या कहता है? राज्यों का संघ है, ये केवल इतना कहता है आर्टिकल 1, और इसमें ये भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम है इंडिया के इसमें, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या? कोई अगर अदर कंट्री को अगर हमें अपने में मिलाना है, विदेशी राज्य को अपने में मिलाना है, या उसका कोई थोड़ा बहुत भाग मिलाना है, तो उसको हम आर्टिकल 2 के थ्रू हम अपने राज्य में मिला लेंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता है? कोई अपने ही राज्य के अगर हमें कोई सीमा बदलनी पड़ गई अपने ही किसी राज्य की, या उसके नाम में परिवर्तन करना पड़ गया, तो हम आर्टिकल 3। तो जब बांग्लादेश के साथ हुआ तो हमें इन दोनों में संशोधन करना पड़ा था, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, जो संविधान संशोधन का आर्टिकल है ना, आर्टिकल 368, संविधान संशोधन किससे किया जाता है? इसमें किया जाता है 368 के अंतर्गत। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में जो 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 में बात कही गई है, ये इंपोर्टेंस नहीं है। कांस्टेबल के लिए तो बिल्कुल भी इंपोर्टेंस नहीं है, कांस्टेबल के लिए केवल आर्टिकल 1 इंपोर्टेंस रखता है, ये हो सकता है कि ये आ जाए, ठीक है। या ये पूछेगा कि भाग 1 में क्या है? भारत का संघ। अब आता है भाग 2। भाग 1 कंप्लीट हो गया, भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 है हमारा नागरिकता से संबंधित, नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। पहला तो हमें एक लैंड मिल गया जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आता है अब वहां पर लोग रहेंगे तो उनके पास ये भी तो अधिकार हो कि हाँ वो वहां के निवासी हैं या नहीं है, तो वो आता है नागरिकता। भाग 2 कहता है हमारा नागरिकता। अब इसमें क्या है? जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास अधिकार देता है, इस अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखना, नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता प्रणाली है, दोहरी नागरिकता प्रणाली नहीं है यूएसए की तरह। अगर आप यूएसए जाएंगे ना तो यूएसए के पर्सन को 2 नागरिकता रखनी होंगी, 2 जगह रजिस्टर कराना पड़ेगा। एक तो पर्टिकुलर उस स्टेट में जिस स्टेट का वो रह रहा है जिसमें, दूसरा उसको एक वहां सेंटर की भी लेनी पड़ेगी। अब हमारा ऐसा तो नहीं है कि अब यूपी की सिटीजनशिप हमने अलग ले रखी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग ले रखी है, नहीं ना। तो भारत में एकल नागरिकता है। आपने एक बार भारत की नागरिकता ले ली, इसका मतलब आप भारत के निवासी हैं, आप कहीं के भी सही। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, तो वो तो अपने आप में देश हैं। 50 राज्य है, वो अपने आप में देश हैं। वो तो उन्होंने एक साइन मेमोरेंडम साइन किया हुआ है, वो तो नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए वहां पर अलग है और हमारे यहाँ पर एकल है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। आप एक बार आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो वो एक ही जगह हो गया ना, काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि एक आधार कार्ड, यूपी का आधार कार्ड अलग है और सेंटर का आधार कार्ड अलग है, ऐसा नहीं होता। भारत में एक ही नागरिकता है, अतः हम किसी भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के पर्टिकुलर। एक चीज ये, भारत की नागरिकता में जो हुआ था 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। क्यों हुआ था इसका भी मैं बताऊंगा, कारण क्या रहा था, ठीक है। खांसी हो रही है, थोड़ा दिक्कत, अभी तक मेरी खांसी ठीक नहीं है तो एडजस्ट कर लेना।
देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1925, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में आया, के अनुसार निम्न में से एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता प्राप्त करने के कुछ अधिकार तो होंगे, एक तो वो जन्म से हो, या तो किसी बच्चे का जन्म यहीं पर हुआ हो, भारत के लैंड में, जितनी भी इसकी भूमि है भारत भूमि में उसका जन्म हुआ हो, तब हम कह सकते हैं कि क्या वो भारत का नागरिक है। फिर तो दैनिक मजबूरी है ना, उसकी सिटीजनशिप यहीं हो जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक है। ठीक है। दूसरा किस आधार पर ले सकते हैं, वंश परंपरा द्वारा, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत से बाहर जन्म लिया है किसी ने, लेकिन उसके पेरेंट यहाँ पर थे, पेरेंट का जन्म यहाँ पर हुआ है, किसी के मदर फादर का जन्म यहाँ हुआ है और उसका जन्म बाहर हुआ है कहीं, तो वो नागरिकता जो लेगा वो वंश के आधार पर लेगा कि मेरी नागरिकता बाहर से, मुझे नागरिकता दे दीजिए। ठीक है। तीसरा होता है पंजीकरण द्वारा, एक रजिस्ट्रेशन कराने कर, रजिस्ट्रेशन कैसे कराता है, जैसे वैसे ऐसे व्यक्ति जो 6 माह पूर्व भारत में रह रहा है और भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो कौन सा, या भारत की किसी स्त्री से शादी कर ली, जैसे मैक्सवेल है, ग्लेन मैक्सवेल नाम सुना है, इंडियन क्रिकेटर, उसने इंडियन से शादी कर रखी है, तो क्या है वो यहाँ की नागरिकता ले सकता है, अगर वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। वैसे व्यक्ति जो भारत में रहता है या भारत सरकार के लिए नौकरी करता हो, वह पंजीकरण पत्र देकर भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई यहाँ भारत में रह रहा है 6 साल, अब तो शायद 5-6 साल का समय दे दिया, 6 साल से पूर्व अगर कोई रह रहा है, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था अभी पीछे, 3 देश दे रखे थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनमें अगर रहने वाले कोई हिंदू है और वो 5 से 6 साल से भारत में रह रहे हैं ना, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा था, अभी हुआ है संशोधन, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। देशीकरण, यानी देशीकरण कहते हैं ऐसा कोई लैंड जिसको हमने एक्वायर कर लिया और वो हमारे इंडिया में आ गया, ठीक है, भारत में जुड़ गया। सपोज दैट कल को हमने बांग्लादेश को भारत में, म्यांमार को भारत में मिला दिया, तो म्यांमार के रहने वाले जितने निवासी होंगे ना, वो क्या होंगे, भारतीय कहलाएंगे फिर। तो ये हमारा इसके आधार पर है। ठीक है। पांचवा, भूमि विस्तार द्वारा हमने अपना लैंड बढ़ा दिया, मालदीव को भी कैप्चर कर लिया और किसी को कर लो या चीन को ले लो तो वो भी आ जाएगा। छठा, ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, जो एनआरआई लोग होते हैं ना, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए सिटीजनशिप, यानी अगर कोई बिजनेसमैन है और जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करे हुए है और वो अगर नागरिकता भारत की लेना चाहे बिना वीजा के, तो उसके लिए ओवरसीज एक कार्ड बनता है ओसीआई, तो वो भारत आ सकता है, यानी भारत के भी जाते हैं। माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। यह संशोधन माता के नागरिकता, कि किसी की माता यहाँ की है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, जैसे आपने सुना होगा, मैं बताता हूं, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का सुना है ना, उसके पास कहाँ की सिटीजनशिप है, कनाडा की। ठीक है। ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर एक टाइम में एक ही पासपोर्ट यूज कर सकता है, 2 देशों का पासपोर्ट यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अब प्रियंका चोपड़ा है, उसने किससे, यूएसए के किसी पर्सन से शादी कर ली, अगर वो चाहे तो वो यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ करके वो वहां की सिटीजनशिप ले सकती है, यूएसए की, उसे वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन लेनी एक की पड़ेगी। भारत की लेनी चाहे तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी, वो फिर यूएसए का पासपोर्ट यूज नहीं कर सकती। ध्यान रखना ये चीजें। अब आते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। ये तो मैंने बता दिया कि आधार क्या क्या है, नागरिकता बने रहने के आधार क्या क्या है। ठीक है। अनुच्छेद के 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाए, किंतु वह संविधान बनने के बाद भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 के बाद का कोई है ना, क्योंकि संविधान तो इस डेट को बन गया, हालांकि 19 जुलाई 1948 की डेट है, उसके बाद अगर कोई भारत आना चाहता है तो फिर उसको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, स्वतंत्र, इनके कोई अभी मूल्य नहीं रह गए इनके, ये तो सिर्फ ये है, ये अनुच्छेद 6-7 पाकिस्तान वाले जो हैं ये इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कल को कोई पाकिस्तान का आकर के कहने लगे ना कि मुझे भारत का हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, तो उसको पर्टिकुलर दिखा दिया जाएगा कि ये देख लो भैया तुम्हारा ये है हिसाब किताब, इस डेट से पहले तुम्हारे अगर वहां पर कोई रहता था तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी कोई नागरिकता नहीं है, कल को कहने लगो तुम आकर के। तो ये उनके लिए स्वतंत्र भारत के बाद भारत से पाकिस्तान कोई चला गया और फिर आकर के कहने लगे कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दो, तो वो उसका पितामह या पितामही, मातामह या मातामही, यानी दादा दादी या नाना नानी, कोई अगर रहता है तब किया जा सकता है उसको, ठीक है, नागरिकता दी जाएगी भारत की। लेकिन कब, स्वतंत्र भारत के बाद में वो भारत का निवासी रहा हो।
विदेशी भ्रमण या नौकरी करने के लोगों की नागरिकता होगी। जैसे अब मैं हूं, मैं यहाँ से कल को जाकर के ऑस्ट्रेलिया में जाकर के नौकरी करने लगूँ या घूमने जा रहा हूँ, तो मेरी सिटीजनशिप कहाँ की रहेगी? यहीं की, इंडिया की। तो वो आर्टिकल 8 में, ठीक है, नौकरी करने गए हैं कुछ लोग। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसकी? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के पास में भारत की नागरिकता नहीं है, कहाँ की है? कनाडा की, ठीक है, तो उनकी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। अभी किसी विदेशी को भारत की नागरिकता कब दी जाएगी? जैसे अभी इसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान, अदनान सामी का नाम सुना है? अदनान सामी पाकिस्तानी है और उनको भारत की नागरिकता दी गई क्योंकि उनका काफी समय से वो भारत में रह रहे थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमा रहे थे और काफी समय से रहते रहते उन्हें क्या था, उनकी मॉनिटर किया गया, उनकी देशभक्ति देखी गई, देश के लिए कुछ नहीं है और वो काफी 20-25 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहे थे, तो उनको यहाँ की नागरिकता इस आधार पर दे दी गई, ठीक है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी कार्य न करे। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर रहे ना, कोई राजद्रोह नहीं कर रहे, कोई देश की कोई गोपनीय चीजें हैं उन्हें किसी और के साथ में शेयर नहीं कर रहे, तो आपकी नागरिकता आपकी बनी रहेगी। आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 नागरिकता कानून संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो अब मैं आपको बता दूं इसमें इंपोर्टेंस क्या है। एक तो अनुच्छेद 1 से 4 क्या है, यानी भाग 1, आर्टिकल 1 से 4, ये भाग 1 में है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, ये पता होना चाहिए, बस इतना पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अनुच्छेद कौन कौन से, ये वाले कांस्टेबल के में किसी में नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान कर लेना, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए दे दिए और अब इनका कोई महत्व भी नहीं रह गया क्योंकि अब कौन आएगा, अब तो मर गए होंगे वो लोग, अब कौन आकर के कहेगा कि हाँ मैं किस चीज से, तो 6-7 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये 8-9 वाले हैं, इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं हमारे? इससे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार नंबर 1 तो किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, आपको ये पता होना चाहिए। संविधान का भाग 3 हमें कुछ राइट देता है और इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। आपको पता होना चाहिए प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। नकारात्मक प्रकृति का मतलब होता है कि ये राज्य पर बाउंडेशन से लगाते हैं। राज्य कौन है? आपको ये भी तो पता हो कि राज्य कौन है, वो भी मैं बताऊंगा। किसको राज्य बताया गया है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, आप देख लेना। किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनेगा, राज्य वो नहीं करेगा, तो प्रकृति कैसी? नकारात्मक। जबकि डीपीएसपी जो आप पढ़ेंगे इसके बाद में भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे उनकी प्रकृति सकारात्मक है। राज्य ये कार्य करेगा, राज्य ये कार्य करेगा, उनकी प्रकृति सकारात्मक है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3, और भाग 3 में क्या लिखा हुआ है हमारा? मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए ना इनकी आवश्यकता जरूरी है। मूलाधिकार, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अब है क्या? पहली बात तो ये कहां से लिए गए? ये लिए गए यूएसए से, अमेरिका में। अमेरिका में एक क्रांति हुई थी जब, हालांकि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, फ्रांस वगैरह की हुई थी। क्योंकि जो अमेरिका आज आप देखते हैं ना, अमेरिका की 80% जनसंख्या मूल अमेरिकी नहीं है। तो जितने भी गोरे गोरे आप लोग देखते हैं वो सारे इंग्लैंड के, फ्रांस के, यूरोप के गए हुए लोग हैं वो सारे, ठीक है। और जो ब्लैक हैं, जो लैटिन अमेरिकी हैं, नीचे की तरफ है जमैकन, वो इंडियंस हैं, ठीक है। आपने देखा होगा। तो मैं बता दूंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देख लेना। तो अमेरिका की 80% से ज्यादा लोग कौन है? अदर यूरोपियंस हैं। 20% वहां के मूल निवासी हैं, और वो भी जो मूल निवासी हैं वो ऊपर की तरफ भाग गए थे, कनाडा में जाकर के बस गए। बाकी अमेरिका के तो है ही नहीं वो। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, नंबर 1 तो ये पता होना चाहिए। अब 6 हैं। जब हमारा संविधान बना तब इसमें 7 थे, अब 6 हैं। लेकिन 7वें को कौन सा मूल अधिकार था? 7वां था संपत्ति का अधिकार, वो मूल अधिकार था, उसको हटा दिया। किस लिए? आर्टिकल 44 के थ्रू, सॉरी, संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 या 78, 76 में।
तो उसके थ्रू 76 में ही है 78 में, एक बार देखता हूँ मैं, बता दूंगा मैं भी। 44वां अमेंडमेंट हुआ, उसके थ्रू क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया, अब मैं आपको बता दूं। नंबर एक, तो जब सरकार को कहीं पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ता था ना, तो हर आदमी खड़ा हो जाता था कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, इसके लिए कोर्ट चला जाऊंगा। अब वो जमीन तो चाहिए, मान लो रोड निकालनी है, रेल लाइन निकालनी है, तो कैसे जाएगा, तो इसलिए इसको वहां से हटा करके किस में जोड़ दिया, अनुच्छेद 300 कै, संपत्ति का मूल अधिकार को हटा करके 31 से हटाया और 19(6) को हटाया, इसको किस में रख दिया, 300 कै। वेरी इंपोर्टेंट है, लगा लो, इसको टिक कर लो कि 300 कै में क्या जोड़ा गया, संपत्ति का मूल अधिकार जोड़ दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और ये आपातकाल की कंडीशन में अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 तो खत्म कभी नहीं होंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद दिख रहा है, हाँ, 20 व 21 ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, इमरजेंसी के टाइम पर भी ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, पेन कैसे हो रहे हैं ये समझ ही नहीं आ रहा। एफ आर का मतलब फंडामेंटल राइट, आर्टिकल कितना, 20 व 21 ये कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को आप चाहे इमरजेंसी कितनी लग जाओ, आंधी आओ, तूफान आओ, कोई बाह्य आक्रमण करो, कोई कुछ भी करो, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ध्यान कर लेना ये। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, अनुच्छेद 12, एक तो मूल अधिकार की परिभाषा और इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कि राज्य ये नहीं करेगा, हर एक वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप अपील कर सकते हैं, ज्यादातर, किसी एक आध को छोड़ दें, अगर हम छोड़ दें जैसे एनसीईआरटी वगैरह या आरबीआई वगैरह, एक दो को, यूजीसी को अलग रखा हुआ है, बाकी कुछ को छोड़ दें तो उनको राज्य की परिभाषा नहीं दी गई है। वरना ऐसा जहां पर आप अपील कर सकते हैं ना, अपनी बात जा करके रख सकते हैं, वो हर एक व्यक्ति राज्य है, हर एक संगठन राज्य है। आप अपनी बात डीएम से जाकर के रख सकते हैं ना, तो डीएम अपने आप में राज्य है, कोई भी एक लोक सेवक अपने आप में राज्य है। ठीक है, क्योंकि आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए वहां पर जा सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा संबंधित ये है कि राज्य ये नहीं करेगा, इसका मतलब वो लोक सेवक ये नहीं करेगा, और राज्य का मतलब ये राज्य भी है, गवर्नमेंट भी है राज्य में, ये भी आती है, तो समझ जाना। यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे फंडामेंटल राइट किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन करते हैं तो वो क्या, उस पर बैरियर लगाया जा सकता है, आप रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी कहां का था, सबरीमाला मंदिर था, वहां पर था फंडामेंटल राइट, भाई आस्था का अधिकार है, किसी को भी पूजा करने का अधिकार है। तो वहां पर क्या था कि वहां पर यह है कि सबरीमाला में एक भगवान अयप्पा का मंदिर है, तो वहां पर आप पुरुष ही जा सकते हैं, या 12 साल से नीचे की जो लड़की है वही जा सकती। तो उसी के अगेंस्ट वो महिलाएं क्या की, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि ये तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, आस्था का अधिकार, पूजा का अधिकार। तो दूसरे वाले कह रहे थे कि यहाँ पर वो ब्रह्मचर्य है, वो मतलब और बहुत सारी कहानी है, तो उसको कंट्रोवर्सी रही उनके बीच में। तो समझ जाइए कि वो क्या था कि वहां पर आपके अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो उनको रोक लगा दी गई। समता का अधिकार, पहला पहला हमारा फंडामेंटल राइट आता है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के कितने तक है, ये 18 तक है, 14 से लेकर के। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के समान सब बराबर है, यह ब्रिटेन से लिया गया। समानता का अधिकार कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। इसका मतलब एक बात कहता है, समानता का अधिकार का मतलब है कि कानून के सामने सभी समान है, समानों में समान है। समानों में समान का मतलब है कि समानता विधि के समक्ष। अब जैसे एक सपोज दैट मैं पर्सन हूं सिंगल, मेरे साथ का और भी कोई होगा मेरा फ्रेंड लोग, अगर वो एक क्लास को एक क्लास में नहीं शिफ्ट हो रहा है, यानी अपर क्लास में नहीं जा रहा, अपर क्लास मतलब है एक तो मैं हूं और एक मैं कहने लगूं कि जो राष्ट्रपति को प्रिविलेज दिए जा रहे हैं वही मुझे मिलने चाहिए, राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता उसके कार्यकाल पर रहते हुए, और मैं कहूं कि मुझे भी अरेस्ट मत करो,
तो ये नहीं है। समानों में समान, अगर सेम पोजीशन का सेम पर्सन है तो उसके लिए समानता की बात कही गई है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने आधार बताए हैं यहाँ पर? 4। जाति, लिंग, धर्म और जन्मस्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप मेल है, फीमेल है, आपको मणिपुर जाना है या गोवा जाना है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका जन्म स्थान उत्तर भारत में हुआ है तो दक्षिण भारत में नहीं किया जा सकता, दक्षिण भारत में हुआ है तो उत्तर भारत में नहीं किया जा सकता। आपकी कोई भी जाति है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। लोक नियोजन में, लोक नियोजन, आप आरक्षण जानते हैं ना, रिजर्वेशन। कुछ जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्ग में अब पिछड़ा वर्ग ओबीसी को ही नहीं कहा गया, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या अदर्स हो, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण दे करके क्या समाज के समान लाया जाएगा। लोक नियोजन कहते हैं सरकारी सेवाओं में। तो अनुच्छेद 16 ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। आप पहले ये था ना कि वो लोअर कास्ट का है या वो अपर कास्ट का है, वो दूर रहेगा, छुआछूत, भेदभाव, ऐसा बहुत ज्यादा रहता था। तो उसके लिए क्या आर्टिकल डाला गया? आर्टिकल 17। ठीक है, कोई ये आधार पर नहीं कह सकता कि नहीं ये फला कास्ट का है और इसको हम छुएंगे नहीं या इसके साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो वो अनटचेबिलिटी किसमें? 17 में। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। केवल 2 ही मामलों में उपाधि ले सकते हैं आप, डिग्री। कल को मैं कहने लगूं मैं सम्राट हूं यहाँ का, अपने गांव का या अपने उसका, अपने एरिया का, मैं सम्राट हूं, या मुझे ये उपाधि दे दीजिए पर्टिकुलर, ठीक है, ये डिग्री दे दीजिए, वो नहीं मिलेगी। अब आप ये मत कहना कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, वो उपाधि किसी ने दी हुई नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ कहने वाली है, वो है उनके लिए कि मास्टर ब्लास्टर दे दिया गया। आपको शिक्षा की उपाधि दी जा सकती है और एक सेना की। सेना में आपने कोई अच्छा जैसे शौर्य पुरस्कार है, वीर चक्र पुरस्कार है, ये डिग्री दे दी गई है। वो दी जा सकती है। बाकी इनसे अलग आप कोई भी डिग्री आप नहीं ले सकते अपने आप को कि। और अगर कोई विदेशी बाहर से कोई डिग्री लेंगे ना, कोई उपाधि लेकर के आएंगे, जैसे केसरे हिंद की उपाधि लेकर के आ जाओ आप कि मैं केसरे हिंद हूँ, ठीक है, तो वो सारी उपाधि आप बाहर से नहीं लेकर के आ सकते, लाएंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति होगी। आर्टिकल 18 कहता है वेरी 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 इंपोर्टेंट, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19 से 22, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? मूल संविधान में 7 तरह की क्या थी? स्वतंत्रता, लेकिन वर्तमान में अब 6 है, क्योंकि इसमें से कौन सी एक 7वीं निकाल दी? संपत्ति का अधिकार जो थी वो हमारी निकाल दी। एक तो बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आ जाती है। मौन रहने की स्वतंत्रता भी इसी में आ जाती है। मौन रहना मतलब मुझे गुस्सा है, मैं किसी से खुश नहीं हूँ, किसी सरकार से या किसी के भी अगेंस्ट खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मौन रह करके भी अभिव्यक्त कर रहा हूं मैं अपने आप को, मेरी स्वतंत्रता है। काली पट्टी बांध करके चले जाते हैं, काले कपड़े दिखा करके स्वतंत्रता, कपड़े उतार करके नंगे रह करके भी दिखाते हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम अपने गुस्से को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालते हैं तो क्या है? हम अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को। तो उसके कोई भी आधार हो सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी का मतलब युक्ति युक्त, ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति को गाली देने लगो या फिर प्रधानमंत्री को गाली देने लगो या दूसरे को देने लगो। युक्ति युक्त आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी अधिकारी के सामने जाए, किसी के सामने, अगर आपकी कोई बात है, कोई फंडामेंटल राइट है, आपको पूरा अधिकार है, आप बोल सकते हैं आराम से, कोई रोक नहीं सकता आपको, आपको अपनी बात रख सकते हैं आप। बिना हथियारों के एकत्र होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता, आप कल को चाहे कहीं पर भी इकट्ठे हो, जागरण करो, जागरण करो, रागनी करो, कुछ भी करो, डांस क्लब कुछ भी करो, इकट्ठे हो जाओ सारे मिलकर के, देखो किसने रोका है? किसी ने नहीं। हथियार नहीं होने चाहिए लेकिन, ठीक है। स्ट्राइक कर लो, स्ट्राइक भी तो करते हो आप लोग, जाकर के बैठ जाते हैं कहीं धरने पर बैठे किसी के अगेंस्ट। हथियार नहीं होने चाहिए आपके पास, हथियार होंगे तो फिर आपका नहीं कर पाएंगे। तो ये किसमें? 19(2). संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कल को आप अपना एक संगठन बना लो। आम आदमी पार्टी ने क्या किया था? संगठन बना लिया। कौन सा? पहले आप जो बनाया वो संगठन ही तो बना लिया था, वरना उससे पहले तो ये आंदोलनकारी थे, ये खुद इस सरकार के विरोध में रहते थे। खैर मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, लेना देना, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो संगठन आपको कल को कुछ भी संगठन बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे अलग अलग सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। अभी किसान यूनियन का अलग संगठन चलता है, उसमें भी अलग अलग 2-3 संगठन अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो संगठन बना सकते हैं।
देश के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, युक्ति युक्त। लेकिन कुछ चीजों पर बाउंडेशन है, जहां आर्मी है, हमारी आर्मी है, आर्मी प्रोन एरिया है, तो आप वहां पर बैन है कि आप नहीं जा सकते, आपको चेकिंग के थ्रू जाया जाएगा। तो कुछ एरिया को बाउंडेड कर देते हैं, वहां पर आप नहीं कर सकते कि नहीं मेरी तो स्वतंत्रता मुझे चाहिए। अरे वो सुरक्षा से संबंधित अगर कोई बात आती है तो उसमें आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, आप चाहो तो यहाँ पर रह लो, चाहे गोवा में रह लो। हमारा आलोक है, आलोक तुम्हारा रहेगा कहाँ, गोवा में ही। ये तो अपनी वाइफ को लेकर के गोवा ही जाएगा कह रहा है, ठीक है। कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कोई भी आप काम करें, लेकिन हाँ ध्यान रखो व्यवसाय युक्ति युक्त होना चाहिए। हथियार बनाने का व्यवसाय मत कर लेना कि मुझे तो हथियार बनाने, वेपन बनाएंगे, बम बनाएंगे, परमाणु बनाएंगे, ये व्यवसाय नहीं। व्यवसाय लीगल व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी लीगल है, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये 1976 में हुआ था। और 44वां कब हुआ था, 1978 में। ध्यान कर लेना, इन दोनों में कंफ्यूजन बनी रहती है हमेशा, लेकिन अब मत करना ये कंफ्यूजन। 42वां 1976 और 44वां 1978, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान, यानी मिनी संविधान भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान कर लेना। अब आते हैं आगे, अनुच्छेद 20। ये 20 और 21 कभी भी आपके क्या खत्म नहीं हो सकते, नेगलेक्ट नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते बताता हूं। दो सिद्धि के में संरक्षण, यानी किसी भी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। आपने कल को किसी कोई मर्डर कर दिया, कुछ भी एक कोई भी कांड कर दिया है, जो भी आपके मन में आया, और उसके लिए आपको एक बार सजा दे दी गई, आप सजा काट करके आ गए, आप घूम रहे हैं, आपको दोबारा नहीं, इधर तूने उस दिन वो काम किया था, तूने वो, चल दोबारा जेल चल, ऐसा नहीं ले जा सकते। एक बार में एक व्यक्ति को एक काम के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, बार बार नहीं। दूसरा, अपराधी पर अपराध करने का समय का कानून लागू होगा। जैसे अभी कोई कानून पहले आईपीसी के थ्रू हुआ था, मतलब जुलाई 2024 से पहले कोई कानून था, आईपीसी का था, उसी के अंतर्गत चलेगा जो भी चलेगा, अगर किसी उसने उस टाइम पे किया था। और अब करेगा तो अब बीएनएस के थ्रू चलेगा। तो क्या, अपराधी पर अपराध करने के समय का कानून होगा। उस टाइम पर क्या कानून बना हुआ है, सपोज दैट अभी किसी को चांटा मारने पर कोई सजा नहीं है, कल को कानून बन जाए, तो मैंने आज मारी ना, तो आज के बाद मेरे पर कोई भी कानून नहीं है तो नहीं है, नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही के लिए जरूर फोर्स नहीं किया जाएगा कि नहीं तू अपने खिलाफ ही गवाही दे, कि हाँ मैंने ऐसा किया, या अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है, 20। ये कभी भी नेगलेक्ट नहीं होता, अनुच्छेद 20, दो सिद्धि के उसमें संरक्षण है इसमें। 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राणों की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आप उसको ये नहीं कह सकते कि अपने आप को गला दबा, सांस रोक करके मार ले या अपनी जान दे दे, उसके जीवन को जीने से कोई नहीं रोक सकता, ये उसका अधिकार है। और ये आर्टिकल 352 लगे, 356 लगे, 368 लगे, जितनी भी इमरजेंसी अगर वो लगेंगे उनमें भी ये एवोल्यूशन इसका नहीं होता, नहीं खत्म होता ये। अनुच्छेद 21A, ये क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाएगी। 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है ना, सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। ये किस्म 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, ठीक है, उसके थ्रू ही किया जाता है। और ये किस्म है अनुच्छेद 21A। हालांकि 21 में और बता दो, 21 में और बहुत सारी स्वतंत्रता है। राइट टू प्राइवेसी, इसको समय समय पर हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो इसका एक्सपेंशन करता है, इसको बताता है सभी को। इसमें और बहुत सारी स्वतंत्रता, जैसे नींद लेने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। कल को आलोक सो रहा है घर में, किसी ने कोई नॉक नहीं बजा सकता उसको, ऐसे नॉक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट है, नींद लेने का अधिकार है इसका। राइट टू प्राइवेसी, अपने कमरे में बंद सो रहा है, अपनी पत्नी के पास है, अपने ऑफिस में बैठा है, ऑफिस में नहीं है राइट टू प्राइवेसी, अपने कमरे में, वो इसकी राइट टू प्राइवेसी है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता। निजता का अधिकार, उठा देते हैं, मम्मी आती होंगी, लात मार करके चल उठ हरामजादा,
है ना, तभी कह खड़े हो जाओ, नहीं 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 ये मेरा फंडामेंटल राइट है, नींद लेने का मेरा अधिकार, आप मुझे कैसे कर रहे हो, मैं इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा आर्टिकल 32 पकड़ करके, तुमने मुझे जगाया कैसे, तो जा सकते हो तुम। है हकीकत में ये, सच में। घर वालों पर केस कैसे करें, ये सोचने वाली बात, कभी करना नहीं है। अनुच्छेद 32, गिरफ्तारी में संरक्षण था। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले बताना होगा, गिरफ्तार करने, एक तो उसको बताना होगा कारण कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये आर्टिकल हमारा 22 कहता है। उसको बताना होगा कि तुम्हें इस पर्टिकुलर इस ऑफन के लिए तुम्हें अरेस्ट किया गया है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि किसी को भी पकड़ ले जाओ और वो पूछ रहा है कि जी मैंने किया ही क्या है, उसको बता ही नहीं रहे और ले जाकर के जेल में डाल दो, ऐसा नहीं। दूसरा, 24 घंटे के भीतर कहां पर ले जाकर के करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। कुछ मामलों में छोड़कर, जैसे रासुका लगी हुई है किसी पर और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको तो पुलिस ढंग से 2-3 महीने आराम से अपने पास रख सकती है, दबा कर सुताई करती है। ठीक है, पर लेकिन अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती अपने पास में। आपको अगर अरेस्ट करके थाने में ले जाया गया, सबसे पहले अपना टाइम नोट कराओ कि मैं इस टाइम पर आया, हालांकि वो उन्हीं का काम है। कई कई बार आप देखते होंगे थाने में बिठाए रखते हैं पुलिस वाले उसको, लेकिन वो उनका अधिकार नहीं है। आपका कोई सगा संबंधी आपसे मिलना है तो बोल दो कि जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल दो 3 दिन से बैठा रखा है मुझे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जब वो दाखिल कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको ले जाना ही होता है, दंड अधिकारी कोई भी मजिस्ट्रेट के पास में, चाहे वो एसडीएम हो या कोई भी हो। और उसे अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, वो अपने पसंद के वकील के पास भी जा सकता है। ये आर्टिकल 22 में कही गई बात है। ठीक है, ये थी हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 20, 21, 22 हो गया। अब पढ़ते हैं हम 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपका एक्सप्लोटेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं हमारे, 23, 24। बलात् श्रम यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। जबरदस्ती आप कहो किसी से, नहीं हमारा खेत कटाई आ रहा, खेत काट, जबरदस्ती आप किसी से ये नहीं कह सकते और ना उससे करवा सकते कि नहीं हमारा खेत कटाई आ रहा, खेत काट जब जाएगा तू। दुर्व्यापार नहीं करा सकते। दुर्व्यापार जानते हैं आप, बच्चों की खरीद फरोख्त वो जो होती है उसे नहीं करा सकते। किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करा सकते, यानी बिना पैसों, बेगार यानी किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए उससे काम नहीं ले सकते, जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। ये आर्टिकल 23 में कही गई बात है। आप जाते होंगे किसी भी कंपनी में, किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे बहुत सारे टीचर्स, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, जब आप जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ये होता है कि हाँ हम अपनी इच्छा से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की भी कुछ कंडीशंस वो लगा देते हैं, जो है खैर वो अलग चीजें हैं, वो मैं बता दूंगा कभी फिर। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है हमारा, 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या किसी जोखिम वाला काम पर नहीं लगाया जा सकता। 14 साल से कम के बच्चों, आपने देखा है ना, होटल ढाबे या कारखाने पर लिखा हुआ रहता है ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट से उस पर लिखा हुआ रहता है क्या, यहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों का कार्य या प्रवेश वर्जित है। ठीक है, तो वो नहीं जा सकते वहां पर। ये अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, एक्सप्लोटेशन। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। जैसे मैं आज हिंदू सनातनी धर्म हूँ, ठीक है, कल को मेरा मन करे ईसाई, कल को पारसी या बुद्ध या क्रिश्चियन, कुछ भी बनना है, मेरी स्वतंत्रता, मैं अपने मन आस्था, मेरी आस्था को कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता, मेरा मन है। कल को अब किसी और का, किसी मुस्लिम का हिंदू बनने का मन कर रहा है, उसकी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, कल को बन जाए, धर्म की आस्था है उसको। तो वो किसमें कहा गया, आर्टिकल 25। 26 क्या कहता है, इसमें कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है। इसके अंतर्गत यज्ञ हवन तथा सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुमति देखिए ना, आपने देखा होगा सड़क पर नमाज वगैरह पढ़ने लग जाते, बोला जाते, लेकिन अब ये क्लैश हो जाता है कहां से, कि किसी दूसरे के उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, दूसरे का फंडामेंटल राइट में व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब आप सड़क पर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो होगा क्या, उस सड़क पर से और लोग जा रहे हैं तो उन्हें तो चलने फिरने की स्वतंत्रता है। मान लो बस निकल करके जा रही है तो वो बस खड़ी रहेगी क्या तुम्हारी नमाज के चक्कर में, तो उसका भी तो क्लैश हो रहा है, तो इसलिए वहां पर शून्य हो जाता है, फिर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर क्लैश हो गया, क्योंकि दूसरे का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है वहां पर। तो ये चीजें हैं। अनुच्छेद 27, राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में से टैक्स नहीं ले सकता। कोई धार्मिक कार्य के लिए अगर हमने पैसा लगाया है तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं ले सकता। सपोज दैट हमने जागरण कराने के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ है, या कोई ट्रस्ट बनी हुई है स्कूल, सॉरी मंदिर का, या किसी भी उसका, वो धार्मिक कार्य के लिए, या मस्जिद का,
हाँ, तो उसका उसमें से कोई टैक्स नहीं ले सकता, इसीलिए लोग टैक्स बचाने के लिए ज्यादातर क्या करते हैं, वो मंदिर बनाते हैं। ठीक है, मंदिरों के लिए दान दे देते हैं, मस्जिदों के लिए दान दे देते हैं। ज्यादा हो रही है क्या क्लास बड़ी? हाँ तो होने दो, 1 घंटे तक चलने दो। ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? हाँ ये तो बता दिया। 28 क्या कहता है? सरकारी पैसे से चल रहे किसी कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूल चल रहा है कोई, ठीक है, या सरकारी मदरसा चल रहा है, तो स्कूल में आप सोचने लगे कि कोई धर्म की शिक्षा दी जाए, नहीं दी जाएगी। मदरसे में, सरकारी मदरसे में आप सोचे कि मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर अपने ही वो कर सकते हैं, बाकी और कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। तो अनुच्छेद 22, सॉरी 28, हाँ 28 था। 29 अब आता है संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा संबंधित अधिकार। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा उसे भाषा, जाति, धर्म के आधार पर संस्था से में जाने से नहीं रोका जा सकता। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक सरकार ने डिफाइन किया हुआ है, किसने? हमारे राष्ट्र संसद ने। ठीक है, और संसद राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, तो संसद ने किया हुआ है। तो क्या अल्पसंख्यक किस किस को, जैसे कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ मुस्लिम, शायद मुस्लिम को भी रखा हुआ है, हाँ अल्पसंख्यकों में रखा गया मुस्लिमों को। तो उसमें क्या है कि उनको अपनी संस्कृति को वो सुरक्षित रख सकते हैं, भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जाति धर्म को आधार पर किसी भी संस्थान में जाने से रोक नहीं सकते कि आप अल्पसंख्यक है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं आप जा सकते हैं आराम से। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी चलाने के लिए धन देगी। अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, कुछ भी ऐसी कोई संस्था, लेकिन ध्यान रखो धार्मिक शिक्षा नहीं देने के लिए धन देगी, ध्यान रखना। अनुच्छेद 32 क्या है? पैतृक संपत्ति की चर्चा, जो मूल अधिकार, यह 44वें संविधान, ये पैतृक संपत्ति थी, ये अब खत्म हो गया। अनुच्छेद 31 इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 ये क्लैश हो गया, खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 32। पहली बात तो ये इतना इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है कि किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा, आत्मा किसने कहा है? आत्मा डॉक्टर बी, रुको 1 मिनट, अभी जिनका हमने बर्थडे मनाया, डॉक्टर बी आर, तो पूरा लिखे देता हूँ, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा था। 14 अप्रैल को जिनका अभी हमने बर्थडे मनाया, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या माना है? संविधान की आत्मा। ये कहते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने कोई आर्टिकल नहीं दिया, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे सही से होगा? जब तक वो सही नहीं होंगे तो कहां से लाएंगे हम? मैंने सपोज दैट मैंने तुम्हें 100 रुपए दे दिए और मैंने उसकी अनुमति नहीं दी कि तुम इन 100 रुपए को खर्च कर लो, तो वो किस बात के 100 रुपए फिर तुम्हारे पास में? तो ऐसी फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन उनका पालन कौन कराए, कैसे होगा? तो पालन कराने के लिए हमें यहाँ पर 5 रिट दे दी। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उससे समय के अंदर न्यायालय में पेश करे। किसी को जबरदस्ती बैठा रखा है ना तो रिट ले लो और सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। मैं बताता हूँ आपको किस किस के थ्रू, किस किस के थ्रू पहुंचना है आपको, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। यानी हाई कोर्ट कहां से जाएंगे आप? एचसी हाई कोर्ट जाएंगे आप आर्टिकल 226 पकड़ करके फंडामेंटल राइट के लिए, और आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको आर्टिकल 32 पकड़ करके जाना पड़ेगा। ये आर्टिकल, ये भी आर्टिकल, ठीक है, इनको पकड़ करके आप चले जाएंगे। तो मैं यहाँ आर्टिकल 32 की बात कर रहा हूँ। 32 में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उसे समय के अंदर न्यायालय में पेश कर दें, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। आप किसी को जबरदस्ती ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, उस अधिकारी को कहता है जो उसको पकड़ करके लाया, चाहे वो एसओ है, एसएचओ है, कोई भी है। ठीक है, परमादेश यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब उसे यह बताने के लिए जारी किया जाता है कि वह कर्तव्य का पालन करे। उस समय जारी किया जाता है जब कोई, ध्यान सुन लेना, पदाधिकारी यानी कोई भी पद पर बैठा हुआ अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसे यह बताने के लिए कि अपने कर्तव्य का पालन करे। तो ये कौन सा? परम आदेश, यानी उसको आदेश दिया जाता है ये। ठीक है, 5 रिट है यहाँ पर, पांचों की पांचों में बताता है। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने ही न्यायालय को देता है।
ऊपर का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट सपोज दैट अधीनस्थ न्यायालय को दे, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे, या सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय किसी को भी दे, तो उसमें देता है, आदेश देती है कि यह मामला अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। सपोज दैट दो राज्यों का विवाद है, कोई से भी दो राज्य, उनका विवाद है और वो राज्य का हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करने लगे, तो क्या ये लीगल है? नहीं, वो तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो अधिकार क्षेत्र किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करती है। उत्प्रेषण क्या है? यह ऊपरी न्यायालय अपनी निचली न्यायालय को यह निर्देश देती है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी अगर ज्यादा मुकदमे नीचे लंबित पड़े हैं तो उन्हें कहा ऊपर भेज दो। कल को हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है, तारीख ही नहीं दे रही है, 4-4 6-6 महीने 1-1 साल की तारीख दे रही है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ कि जी ऐसे ऐसे बात मेरा नहीं हो रही है सुनवाई, तो वो अपने अधीनस्थ बुला लेगा, मामला देखेगा कि मामला कहीं फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ तो नहीं है, और किसी मामले पर नहीं, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उत्प्रेषण दे देगा। अधिकार परीक्षा, जब कोई ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत ही नहीं हो। सपोज दैट मैं कोई अधिकारी तो हूं नहीं, और मैं कल को अरेस्ट करके 4 लोगों को बिठा लूं, तो मैं तो अधिकारी हुई नहीं। एक कांस्टेबल है, कांस्टेबल पकड़ करके बैठा ले 6 लोगों को बंदी बना ले कि नहीं तुमको अरेस्ट करके लेकर के आए हैं हम, नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो उसका अधिकार क्षेत्र है वो उतने में तो काम करेगा। तो ये कहां पर आता है? अधिकार परीक्षा। उससे ये पूछा जाता है कि आपने किस आधार पर किया, ये काम पकड़े भी गए पीछे ऐसे काफी लोग। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 ही मूल अधिकार बनाता है। 33, 34, 35 इनके बारे में पढ़ते हैं। देश की सुरक्षा के लिए संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब सेना का आदमी अपना मूल अधिकार मांगने लगे कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे सोने का अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है ना, तो मैं तो सोऊंगा। अब जब सेना सोती रहेगी तो क्या कौन लड़ेगा वहां पर? कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए सेना के लिए उसके कुछ सेना का कोड होता है, उसी में लॉ बने हुए होते हैं, वो उन्हीं के थ्रू ट्रीट किए जाते हैं। वो उनके लिए फंडामेंटल राइट नहीं होते। अब पुलिस है, पुलिस फंडामेंटल राइट के लिए नहीं जी मुझे तो अपने परिवार के साथ रहने का वो है, मुझे तो छुट्टी लेनी चाहिए, नहीं। जो सशस्त्र सेना है ना, चाहे वो पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो और कुछ भी हो, उनके लिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है। संसद, सेना और मीडिया के लिए और गुप्तचर के लिए। कल को गुप्तचर अजीत डोभाल जी वहां पर रह करके आए, अब वो करने लगते अपने फंडामेंटल राइट के लिए, तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान रहकर गए थे अजीत डोभाल, तो ठीक है। या रोके और एजेंट थे, कौन थे? सुनील कौशिक कौन थे? अनुच्छेद 34 क्या कहता है? भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है तथा उसके न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का जो कानून है ना, वो कहीं पर भी लागू होगा। तुमने सुना है ना तख्ता पलट हो जाना, पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था, आर्मी कर लेती है। भारत में भी आर्मी चाहे तो कर सकती है कभी भी तख्ता पलट। उसे लगता है ना कि हाँ शासन सही से नहीं चल रहा है, तो मार्शल लॉ लगा देगी यहाँ पर। मार्शल लॉ के लगा करके फिर किसका? सेना का शासन होगा। राष्ट्रपति एक तरफ जाओ और ये एक तरफ जाओ, संसद वगैरह जितने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, चलो अपने घर बैठो। अब आर्मी तो आर्मी शासन करेगी, आर्मी रूल करेगी। आर्मी चीफ जब चाहे तब कर सकता है। आर्मी का मतलब है तीनों सेनाओं से मतलब है मेरा। ठीक है, तो ये उसके न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। अनुच्छेद 35 क्या है? मूल अधिकार के लागू होने की चर्चा। मूल अधिकार को 7 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान में ये केवल 6 हैं। तो केवल और केवल कितने मूल अधिकार है हमारे? 6। अब मैंने 6 के 6 मूल अधिकार आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, कुछ मूल अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं और भारतीयों के लिए, और कुछ केवल भारतीयों के लिए हैं। 14, 20, 21 ए, 23, 24, 25, 28 ये किसके लिए है? भारतीय और विदेशियों के लिए। विदेशियों के लिए कौन कौन सा नहीं है? 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में मैंने बता दिया सरकारी जो जितने भी हैं जाति धर्म के आधार पर और घूमने की स्वतंत्रता, वो सारे आप पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा। चलिए, धन्यवाद। 1 से 2 बार देखना, इससे सारे राइट्स आपको जितने भी मैंने बताए फंडामेंटल राइट हो, जितने 1 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के, आज मैंने कंप्लीट कर दिया। पूरे संविधान को मैं 10 से 11 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।